नमस्कार दोस्तों, शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट में मैं वेद सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक ज़रूरी सूचना आपके लिए थी। ये हालांकि सबको पता होगा, लेकिन फिर भी बताना चाहूँगा कि जो सहकारिता विभाग का जो एग्ज़ाम होने वाला था वो 15 अक्टूबर को होने वाला था, जो स्थगित हो गया था। और अभी अभी एक सूचना आई है कि उसका एग्ज़ाम 29 तारीख को कंडक्ट होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो एग्ज़ाम 15 अक्टूबर को होने वाला था वो अब जो है पोस्टपोन होकर 29 अक्टूबर को होने वाला है, जो कि बहुत करीब है। और साथ ही साथ त्योहारी सीज़न चल रहा है, तो इन विषम परिस्थितियों में आपको अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रखनी है। जो प्रोसीजर है एग्ज़ाम का, पहला जो 2 सब्जेक्ट का होगा उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है, उसमें आपको पास होना अनिवार्य है। उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो है स्कोरिंग करना है आपको, वहीं से मेरिट लिस्ट बनेगा। तो पिछले 3 वीडियो जो मैंने बनाए थे उसमें कंप्यूटर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन था, कलेक्शन था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, मैं आगे इस सीरीज़ में भी, इस वीडियो में भी और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो एक एक करके देखते चलते हैं, इनके बारे में समझते चलते हैं, याद करते चलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। बिल्कुल सही, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। इसे क्या कहते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम कहते हैं दोस्तों। और प्रोग्राम क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो प्रोग्राम के समूह को ही क्या कहते हैं दोस्तों? सॉफ्टवेयर कहते हैं। दूसरा है, सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन डब्ल्यू टूके, ये व्यापम में यहाँ से प्रश्न आया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन डब्ल्यू टूके ने किया था। तीसरा ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही है ये भी। पहला होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम को चलाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। दूसरा सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो यूज़र अपनी आवश्यकता के आधार पर जो है इसे इंस्टॉल करता है। और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम की उपयोगिता को ये इंक्रीज़ करने का काम करता है। तो 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त तो सभी क्या हैं? सत्य हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दूसरा प्रश्न, प्रोग्रामिंग भाषा फोर्ट्रान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? फोर्ट्रान एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसके बारे में पहला पॉइंट है, यह पहला स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। बिल्कुल सही, यह पहला स्टैंडर्ड लैंग्वेज था। इसे ही पहला हाई लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। वैज्ञानिक और इंजीनियरों द्वारा गणितीय सूत्रों को आसानी से हल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही, यह भी क्या है? सही है। इसका यूज़ गणितीय सूत्रों को सिंपल फॉर्म में जो है हल करने के लिए किया जाता है, सॉल्व करने के लिए। और इसका पूर्ण रूप क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। बिल्कुल सही। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन सही है। तो आपका आंसर होगा क्या? उपरोक्त सभी सत्य है। क्लियर है? तो फोर्ट्रान एक ऐसी भाषा थी, ठीक है, जो गणितीय सूत्रों को आसानी से हल करने के लिए इसका आविष्कार किया गया था। पहला स्टैंडर्ड लैंग्वेज था। कहने का मतलब एक संस्था है NC, इसके द्वारा इसको मानकीकरण किया गया था। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्लियर है? तो आंसर होगा D। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम में खाली स्थान शामिल है। तो मैंने बताया था यूटिलिटी प्रोग्राम जो कंप्यूटर की उपयोगिता को बढ़ाने का, इंक्रीज़ करने का काम करते हैं। तो पहला है वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर। बिल्कुल सही, वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर वायरस को आने से रोकेंगे, जिससे आपका कंप्यूटर अच्छे से चलेगा। दूसरा बैकअप सॉफ्टवेयर, ये भी जो है उपयोगिता को बढ़ाता है। तीसरा है डिस्क फ्रेगमेंटर। डिस्क फ्रेगमेंटर कहने का मतलब डिस्क में जो आपका हार्ड डिस्क है उसमें जो यूजलेस फाइल है उसको समाप्त करना, और जो काम के फाइल है उसको एक जगह रखना, उसे कहते हैं डिस्क जो है फ्रेगमेंटर। ठीक है, तो यूटिलिटी प्रोग्राम में उपरोक्त तो सभी क्या हैं? शामिल है। क्लियर है दोस्तों? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर D, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न, बैकअप क्या होता है? देखिए, हम लोग जो मोबाइल यूज़ करते हैं या कंप्यूटर यूज़ करते हैं, इसमें हमेशा अपने डेटा को, या व्हाट्सअप है, इसमें अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एक ऑप्शन रहता है, इसको कहते हैं क्या? बैकअप। तो बैकअप क्या है? अपने कंप्यूटर में नया कंपोनेंट जोड़ना। बिल्कुल गलत है। ओरिजिनल सोर्स से एक भिन्न डेस्टिनेशन में डेटा कॉपी करके सुरक्षित रखना, सुरक्षा की दृष्टि से इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नए डेटा से पुराने डेटा का फिल्टरिंग, गलत। उपरोक्त सभी, ये भी गलत। तो आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर B। क्लियर है? ओरिजिनल सोर्स से एक भिन्न डेस्टिनेशन में डेटा की कॉपी करना और उसे सुरक्षित रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन नंबर आंसर है B। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण
नहीं है, अंडरलाइन करना है नहीं है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मतलब वर्ड से MS वर्ड या वर्ड से संबंधित जो सॉफ्टवेयर हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल, MS एक्सेल, ये स्प्रेडशीट कहा जाता है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और तीसरा है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। बिल्कुल, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है दोस्तों, याद रखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम में को चलाने के लिए जो महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करने पड़ते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होते हैं उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं अगर आपको पता होगा तो इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषम है। ठीक है, जो ऑड है उसको आपको देखना है। तो पहला है यूनिक्स, दूसरा है MS DOS, तीसरा है विंडोज़ 98, चौथा है लाइनक्स। तो ये तीनों दोस्तों क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या इसे कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, मतलब इसमें इन तीनों को अगर आपको यूज़ करना है तो पहले इन्हें परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो लाइनक्स है ये क्या है, ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स। तो आपको पता होगा ओपन सोर्स में सोर्स कोड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ओपन सोर्स कहा जाता है। साथ ही साथ इसमें किसी प्रकार का आपको पैसा पेड करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा विकल्प विषम है, विषम को चुनना था दोस्तों, तो कौन सा होगा आपका, लाइनक्स होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृति की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला पाइथन, ये पाइथन नहीं है, पाइथन एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, वेब पेज बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है लोगो, लोगो का फुल फॉर्म है लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड, और यही आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि बच्चे लोग को सिखाने के लिए देखे होंगे आप कोई ना कोई डायग्राम से अगर आप उनको सिखाएंगे तो वो जल्दी इन चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, तो इन्हीं प्रकार से बच्चों को शिक्षा देने के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कौन सा आपका, लोगो। तो लोगो का फुल फॉर्म याद रखिएगा लॉजिक ओरिएंटेड और ग्राफिक ओरिएंटेड होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आंसर होगा क्या, बी। चलिए अगला देखते हैं। किस भाषा में सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन संभव है। ये व्यापम के एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न, और उसका अलावा ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा। पहला कोबोल, दूसरा बेसिक, तीसरा फोर्ट्रान, चौथा पास्कल। ठीक है, तो आंसर होगा क्या, कोबोल। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कोबोल एक कमर्शियल लैंग्वेज है। ठीक है, कोबोल का फुल फॉर्म अगर आपको पता होगा तो इसको जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये जो कोबोल है ये सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन इसमें क्या है, संभव है। जब इसमें प्रोग्रामिंग किया जाता है तो आपको ऐसा लगेगा प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है कोबोल में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। MS DOS कमांड में किसी कमांड की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। MS DOS आपको पता होगा, DOS प्रॉम्प्ट जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर हर काम किससे होता है, कमांड के थ्रू होता है। इसीलिए MS DOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको क्या कहा जाता है, CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस या कमांड इन लाइन यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो हर काम किससे होगा, कमांड से होगा। तो वही जो कमांड दिए जाते हैं उसमें कितनी लंबाई की जो है कमांड हम दे सकते हैं, मैक्सिमम लंबाई की, तो इसका आंसर है 127 कैरेक्टर। ठीक है, 127 कैरेक्टर के हम कमांड दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, ये भी प्रश्न जो है दोस्तों व्यापम के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, MS DOS में स्क्रीन को क्लियर करने के लिए प्रयुक्त कमांड है। कुछ कमांड यूज़ किए जाते हैं MS DOS में। दो प्रकार के कमांड हम देखते हैं, पहला इंटरनल कमांड जो कंप्यूटर के मेमोरी में पहले से लोड रहते हैं, और दूसरा जो एक्सटर्नल कमांड, जब हम एक्सटर्नल कोई भी डिवाइस इंसर्ट करते हैं तो उनके साथ वो आते हैं। तो इंटरनल कमांड के अंतर्गत ही एक कमांड आता है आपका स्क्रीन को क्लियर करने वाला कमांड। ठीक है, तो इसका है पहला ऑप्शन क्लियर, नो, दूसरा ऑप्शन क्लीन, ये भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन है CLS,
ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आंसर होगा क्या, CLS का फुल फॉर्म होता है क्लियर स्क्रीन। ठीक है, तो जैसे ही आप CLS कमांड टाइप करेंगे सी प्रॉम्प्ट में इस प्रकार से CLS अगर प्रिंट करेंगे फिर एंटर करेंगे तो जो भी पुराना कमांड आप टाइप के रहेंगे पूरा स्क्रीन से क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। आपका जो कंप्यूटर का जो स्क्रीन है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो CLS है, याद रखिएगा, क्लियर स्क्रीन फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसा कि मैंने बताया था, ओपन सोर्स कहने का मतलब जिसको आपको लेने के लिए आपको कोई भी प्रकार का पेमेंट जो है करना नहीं पड़ेगा, और साथ ही साथ जिसका सोर्स कोड आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला है हैकू, दूसरा है उबंटू, तीसरा है जबंटू, चौथा है उपरोक्त सभी। तो याद रखिए आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सभी क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता होगा तो ज़रूर बताइएगा मेरे को, कमेंट सेक्शन में पूरी इन्फॉर्मेशन आप दीजिएगा अगर आपको पता होगा तो। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहने का मतलब होता है वेब पेज को बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। तो PHP है वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरा JS ये भी वेब पेज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, तीसरा है C# ये भी यूज़ किया जाता है, चौथा है RPG। आपका आंसर होगा क्या, RPG से हम वेब पेज नहीं बनाते बल्कि जो है ये रिपोर्ट बनाने के लिए यूज़ किया था। इसका फुल फॉर्म रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। RPG का फुल फॉर्म होता है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। ठीक है, तो ये रिपोर्ट वगैरह बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नहीं वाले को विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, तो सही जोड़ी में एक तरफ है प्रोग्रामर किसे कहते हैं दोस्तों, तो जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रोग्रामर। प्रोग्रामिंग लिखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, प्रोग्रामर। तो पहला का क्या होगा, 4, पहला का 4 इसमें है। चलिए अगला देखते हैं, बग किसे कहते हैं, प्रोग्रामिंग जब हम लिखते हैं तो किसी प्रकार का एरर अगर आता है उसे कहते हैं क्या, बग। तो बग कहाँ है, प्रोग्राम में त्रुटि। दूसरा का 3, चलिए किसी में नहीं है, एक इसमें जो है इसको कर देते हैं 3। ठीक है, डिबगिंग कहने का मतलब क्या होता है, बग को प्रोग्राम में जो त्रुटि है उसको ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आपका डिबगिंग। ठीक है, तो तीसरा आंसर होगा 2। और पैच किसे कहते हैं, बग में रिपेयर करने वाला फाइल। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 4, 3, 2 और 1। याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, 4, 3, 2 और 1। प्रोग्रामर किसे कहते हैं, जो प्रोग्रामिंग लिखने वाले रहते हैं। बग किसे कहते हैं, जो प्रोग्रामिंग में त्रुटि रहता है उसे कहते हैं। डिबगिंग किसे कहते हैं, त्रुटि को ढूंढने की प्रक्रिया। और पैच किसे कहते हैं, बग को रिपेयर करने के वाला जो इंटरनेट में फ्री में जो उपलब्ध फाइल रहता है उसे ही क्या कहते हैं, पैच कहते हैं, पैच फाइल कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 4, 3, 2, 1। याद रखिएगा, 4, 3, 2, 1। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। किसी प्रोग्राम का मानव द्वारा पठनीय वर्जन क्या कहलाता है। ठीक है, तो प्रोग्राम जब भी हम कोई टाइप करते हैं, ठीक है, तो हम इंग्लिश में टाइप करते हैं। इस इंग्लिश में टाइप को ही क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सोर्स कोड। उसके बाद जब ये कंप्यूटर में चलाने लायक जब इसे बनाया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। तो सोर्स कोड मानव द्वारा पठनीय होता है और ऑब्जेक्ट कोड कंप्यूटर द्वारा पठनीय होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सोर्स कोड है इंग्लिश में रहता है और जब ये ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है तो आपको पता होगा कंप्यूटर किसको समझता है, सिर्फ 0 और 1 को। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, सोर्स कोड। सोर्स कोड कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, तो आंसर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का सुपरवाइजर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि व्हाट इज़ द या हु इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज़ द हार्ट ऑफ कंप्यूटर, लेकिन एक प्रकार के नए हैं, व्हाट इज़ द हु इज़ द सुपरवाइजर ऑफ कंप्यूटर। याद रखिएगा, तो पहला CPU गलत, मदरबोर्ड गलत, तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है, सुपरवाइजर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, गलत को चुनना है। ठीक है, पहला है बेसिक का फुल फॉर्म दिया है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, सही है। लिस्प का दिया है लिस्ट प्रोसेस, गलत। इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है दोस्तों, लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, और लिस्ट प्रोसेसिंग ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है,
तो कौन सा विकल्प असत्य है, तो बी क्या है, असत्य है। बाकी WML वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज ये सही है। PHP पर्सनल होम पेज ये भी क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, रिज्यूम बनाने के लिए खालिस्तान सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो MS वर्ड बिल्कुल सही। MS वर्ड से हम क्या बनाते हैं, रिज्यूम बनाते हैं, लेकिन सभी ऑप्शन को पढ़ना दोस्तों, याद रखिएगा। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हम रिज्यूम तो बनाते हैं, लेकिन सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिज्यूम नहीं बनाते। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आंसर होगा गलत। तीसरा है पेज मेकर, बिल्कुल सही। पेज मेकर से भी हम क्या बनाते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन है ए अथवा सी। ठीक है, तो आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, ए अथवा सी। या तो ए होगा आंसर या सी होगा, दोनों से बना सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, MS-DOS और विंडो में मुख्य अंतर है खाली स्थान की क्षमता। ठीक है, तो MS-DOS और विंडो में पहली बात तो समानता क्या है, दोनों में प्रोग्राम रन होता है, स्पीड भी रहता है। ठीक है, मल्टीटास्किंग, MS-DOS सिंगल टास्किंग होता है, एक काम को एक समय में, ठीक है, एक समय में एक ही काम को करता है। कौन, MS-DOS। ठीक है, MS-DOS जो है एक समय में एक ही टास्क को करता है, जबकि विंडो क्या करता है, एक समय में एक से अधिक काम को कर सकता है। तो दोनों में किस संदर्भ में अंतर है बोलेंगे तो मल्टीटास्किंग में। ठीक है दोस्तों, आया हुआ प्रश्न है, व्यापम में आया था, याद रखिएगा। ठीक है, व्यापम में जितने भी प्रश्न हैं वो घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसलेटर नहीं है। ठीक है, तो पहले तो ट्रांसलेटर किसे कहते हैं, तो ट्रांसलेटर कहने का मतलब ये होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में हमें बदलना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो इसी को बदलने के लिए, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ट्रांसलेटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ट्रांसलेटर में एक तो असेंबलर आता है जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, दूसरा कंपाइलर और इंटरप्रेटर आता है। ये दोनों क्या करते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं। तो अब तीनों क्या है, ये तीनों ट्रांसलेटर हैं, तीनों क्या हैं, ट्रांसलेटर हैं। तो आंसर होगा क्या, डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, जावा क्या है। पहला है एक कंप्यूटर वायरस का नाम, गलत। दूसरा है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम, सही। जावा क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें वेब पेज वगैरह बनाए जाते हैं। 1995 में सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा, ठीक है, इसको स्टार्ट किया गया था। इसके आविष्कारक थे जेम्स गोसलिंग, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं, पूरे विश्व में नेटवर्कों के अंतर संबंध को कहा जाता है। देखिए कभी कभी इस प्रकार का हाई लेवल का इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्सन होता है तो थोड़ा सा समझ नहीं आता, तो आप इस स्थिति में जो है इंग्लिश को पढ़ लें तो ज़्यादा समझ में आएगा। पूरे विश्व में नेटवर्कों के अंतर संबंध मतलब होता है इंटरकनेक्शन। इंटरकनेक्शन, पूरे विश्व में जितने भी नेटवर्क हैं उनके इंटरकनेक्शन को क्या कहा जाता है, तो जितने भी नेटवर्क हैं ये सब किससे जुड़े रहते हैं, इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। ठीक है दोस्तों, किससे जुड़े रहते हैं, इंटरनेट से। इंटरनेट को ही कहा जाता है क्या, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। अगर ये भी आएगा तो याद रखिएगा ये सही है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, इंटरनेट की अवधारणा की उत्पत्ति हुई थी। तो इंटरनेट की अवधारणा की उत्पत्ति, सबसे पहले तो इंटरनेट कहने का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। तो पहले आपको स्थापित करना पड़ेगा क्या, नेटवर्क। तो नेटवर्क की जो शुरुआत है हुई थी कब, 1969 में, याद रखिएगा 2 दिसंबर 1969 से चालू हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला, इंटरनेट की उत्पत्ति की अवधारणा खाली स्थान से विकसित हुई। तो 2 दिसंबर 1969 को स्टार्ट हुई थी और किसके द्वारा हुई थी, ARPANET के द्वारा। दोस्तों याद रखिएगा 2 दिसंबर 1969 को पहली बार 2 कंप्यूटर डिवाइस को जोड़ा गया था और इन्फॉर्मेशन को शेयर किया गया था, और इसे ही क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। और ये जो है ARPANET एक एजेंसी है, इसके द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, जो अमेरिका की एजेंसी है। ठीक है, तो ARPANET बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ARPANET का फुल फॉर्म भी आया था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका फुल फॉर्म के बारे में बताना है कि ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अगर आपको पता होगा
तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट? ठीक है, तो इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क या इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटर मतलब होता है इंटरनेशनल और नेट मतलब होता है क्या, नेटवर्क। ठीक है, तो इंटरनेशनल नेटवर्क दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न। इंटरनेट का प्रमुख उपयोग क्या है? तो वास्तविक रूप से इंटरनेट का हर क्षेत्र में जो है हम यूज़ करते हैं, चाहे वो डेटा ट्रांजैक्शन के लिए हो, चाहे बहुत सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो डेटा और जानकारी को साझा करने के लिए बिल्कुल सही, वेब ब्राउज़ करना और सोशल नेटवर्किंग ये भी सही है, ईमेल भेजना और रिसीव करना ये भी सही है। ठीक है, तो उपरोक्त क्या होगा, सभी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। इंटरनेट से किसी फाइल को हमारे कंप्यूटर तक भेजना क्या कहलाता है? तो इंटरनेट में अगर कोई फाइल है और उसको हम अपने सिस्टम में ला रहे हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, डाउनलोड करना। क्या कहते हैं, डाउनलोड करना। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए। नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर को एक यूनिक खाली स्थान द्वारा पहचाना जाता है। तो नेटवर्क में जितने भी डिवाइस जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपका मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, हर डिवाइस का एक यूनिक नंबर होता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, आईपी एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस कहते हैं। जैसे मोबाइल का एक नंबर रहता है, यूनिक नंबर रहता है, जिसे कहते हैं IMEI नंबर, वैसा ही नेटवर्क से जुड़े जितने भी डिवाइस हैं उसका एक एड्रेस रहता है, जिसे कहते हैं क्या, आईपी एड्रेस। तो आईपी मतलब होता है क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। इसी आईपी एड्रेस के द्वारा अगर कोई साइबर क्राइम करते हैं उनको पहचाना जाता है, सिस्टम को पहचाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से अन्य कंप्यूटरों के साथ संचार करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम जो इंटरकनेक्शन का काम करते हैं, उसके लिए एक प्रोटोकॉल जिम्मेदार रहता है। इस प्रोटोकॉल को कहते हैं क्या, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कम्युनिकेशन स्थापित करता है। ये भी व्यापम में पूछा गया था। और ये जो टीसीपी है दोस्तों, ये आईपी के साथ वर्क करता है। तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न, HTML का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो HTML का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर किस में लिखा है, देख लीजिए, हाइपर लिखा है, टेक्स्ट, फिर मार्कअप और लैंग्वेज। इसका भी ये प्रश्न भी जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये जो है HTML का यूज़ इंटरनेट में जो हम वेब पेज देखते हैं, वेब पेज, ये सब जो है किसके माध्यम से बनता है, HTML के। ऐसे बहुत सारे वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, उसी में से एक है क्या, HTML। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1989 के आसपास। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे? ठीक है, तो पहला बिल गेट्स गलत, दूसरा ये भी गलत है, लियन, तीसरा टिम बर्नली। ठीक है, टिम बर्नली, इसका आविष्कारक कौन थे, टिम बर्नली। WWW और HTML के भी आविष्कारक कौन थे, टिम बर्नली। दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। W3C का पूर्ण रूप है, W3C मतलब W, ठीक है, WWW और C। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब और कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, आंसर होगा क्या, C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। एक संस्था है जो समस्त वेब पेज को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। किसी वेब पेज तक पहुंचने के लिए एक URL की आवश्यकता होती है ना? तो URL का फुल फॉर्म क्या है? तो URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये URL का क्या है, फुल फॉर्म है। ये भी आया हुआ था प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। बाकी में कुछ कुछ मिलते जा रहेंगे, लेकिन आपको उन ऑप्शन के पीछे नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। इंटरनेट पर सर्वर को किस नाम से जाना जाता है? तो पहली बात तो सर्वर किसे कहते हैं, तो इंटरनेट में जब हम कोई नेटवर्क स्थापित करते हैं, जुड़ते हैं, तो उसमें जो मेन कंप्यूटर होता है उसे ही क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं। उसी सर्वर को एक और नाम से जाना जाता है, क्या, होस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बाकी जो डिवाइस है, जैसे ये मेन कंप्यूटर है, अब इससे ये सभी जुड़े हुए हैं, 3 4 5, तो ये क्या हो गया आपका, ये सर्वर है, सर्वर। और ये सभी क्या हैं, इसे कहते हैं क्या, टर्मिनल। क्या कहते हैं दोस्तों, टर्मिनल, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न।
किसी वेबसाइट पर आमतौर पर आप जो पहला पेज देखते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पहला पेज रहता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? होम पेज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट। मेल बॉक्स से ईमेल लाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सरल प्रोटोकॉल कौन सा है? प्रोटोकॉल में बहुत सारे प्रोटोकॉल आते हैं, जैसे TCP/IP है, ठीक है, FTP है, SMTP है, POP है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग IMAP है, बहुत सारे प्रोटोकॉल आते हैं। तो एक प्रोटोकॉल जो भी हम मेल भेजते हैं, ठीक है, और रिसीव करते हैं, तो जब भेजते हैं सेंड करने के लिए प्रोटोकॉल होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और जो रिसीव करते हैं उसके लिए जिम्मेदार प्रोटोकॉल होता है क्या? POP3। POP3 का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक है, तो रिसीव करने के लिए बोला गया है, लाने के लिए बोला गया है, ठीक है, लाने वाला, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? POP3। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैंने बताया था SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्लियर दोस्तों, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ जो प्रश्न हैं उसमें फुल फॉर्म से रहते हैं, कुछ जो प्रश्न है उसमें कथन तर्क से रहते हैं, कुछ जो प्रश्न है उसमें मैच द फॉलोइंग से रहते हैं। ठीक, अलग अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं। चलिए अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा सबसे भरोसेमंद टोपोलॉजी है? टोपोलॉजी कहने का मतलब होता है नेटवर्क जो हम विभिन्न प्रकार के डिवाइस को जो जोड़ते हैं, तो जोड़ने का, इंटरकनेक्ट करने का जो तरीका होता है, उसी तरीका को, उसी मैनर को क्या कहते हैं? टोपोलॉजी कहते हैं। तो टोपोलॉजी में अलग अलग प्रकार के टोपोलॉजी आते हैं। सबसे जो बेस्ट टोपोलॉजी है वो कौन सा रहता है आपका? मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है? इस प्रकार से सभी कंप्यूटर को इस प्रकार से भी जोड़ा जाता है अलग अलग, फिर सेपरेटली भी सभी क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो एक कनेक्शन, कोई भी एक, अगर ये जो कनेक्शन है ये फेल हो जाने पर आप इस डायरेक्शन से भी या यहाँ से भी आप डेटा को क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। ठीक है, तो सबसे भरोसेमंद कहने का मतलब रिलायबल जो टोपोलॉजी है कौन सा है? मेश टोपोलॉजी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला है, IP एड्रेस को किस चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है? ठीक है, तो IP एड्रेस जो है आपका 2 वर्जन होता है, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। IP वर्जन 4 में इस प्रकार से डॉट के द्वारा इस IP एड्रेस को सेपरेट किया जाता है, और IP वर्जन 6 में कॉलन के द्वारा IP एड्रेस में जितने भी रहते हैं अंक उसको सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ पर डॉट भी है और कॉलन भी है। तो कॉलम नहीं है, कॉलन है, कॉलन मतलब ये चिन्ह। ठीक है, और एक चिन्ह क्या है? डॉट। तो A अथवा B दोनों आंसर क्या होगा? सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का फ़ोन बुक कहा जाता है? ठीक है, पहला IP एड्रेस गलत, दूसरा URL गलत, तीसरा DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? जो भी डिवाइस मैंने बताया था इंटरनेट पे कनेक्ट होने वाले जो भी डिवाइस हैं उसका एक यूनिक नंबर रहता है, उसे IP एड्रेस कहते हैं। अब ऐसे बहुत सारे डिवाइस हैं, तो हर डिवाइस का हम IP एड्रेस याद नहीं कर सकते, तो उसी की जगह IP एड्रेस की जगह अगर उसका नाम रख दें तो आसानी होती है याद करने में। ठीक, जैसे हमारा फ़ोन बुक रहता है, हमारे फ़ोन बुक में सभी नंबर को हम याद नहीं करते, तो उस नंबर को हम नाम से याद रखते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही ये DNS क्या करता है? ये IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलने का काम करता है। जैसे मैं कहूँगा www.google.com, तो यहाँ पर ये जो है www तो होस्ट नेम है, और ये जो है वेबसाइट का नाम है, और ये जो है आपका क्या है? यही क्या है आपका? डोमेन नेम। डोमेन क्या है? नेम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। अगला है, मॉडेम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मॉडेम का पूर्ण रूप मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, मॉडेम क्या करता है? एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में बदलने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, ये इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस है। तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ तकरीबन 40 प्रश्नों की एक यह जो है सीरीज़ थी। इसमें जितने भी प्रश्न मैंने बताने का जो प्रयास किए वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी आपके आगामी एग्ज़ाम में, और ये जो है बहुत ही कारगर साबित होगा। ठीक है, तो एक बार वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को एक बार देखने पर आपके जो प्रश्न हैं वो आसानी से बनेंगे। ठीक है, और बाकी 3 और अगर आपको पुराने वीडियो को देखना होगा तो शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट के नाम से यूट्यूब में चैनल बना हुआ है, वहाँ पर बाकी 3 वीडियो आपको दिख जाएंगे। और पिछली पुरानी वीडियो में बहुत अच्छा आप लोग का व्यू मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट चाहूँगा
कि आप वीडियो को देखते हैं तो देखने के साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन पर भी एक बार क्लिक करें और हमारे सब्सक्राइबर बने। इससे फ़ायदा आपको ही होगा, क्योंकि जितने भी वीडियो यूट्यूब के चैनल में डलेंगे, ठीक है, वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा, ताकि समय समय पर जो नए नए वीडियो आएंगे उसकी जानकारी आपको पहले से उपलब्ध होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ प्रश्नों के साथ मैं सामने आपके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।